हेलो फ्रेंड्स, आज क्वेश्चन है एनवायरमेंटल लॉ का सेकंड क्वेश्चन। सतत विकास को अक्सर पर्यावरण की सुरक्षा के साथ क्यों जोड़ा जाता है, वर्णन कीजिए। वाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड एसोसिएट विद एनवायरमेंट डिस्क्राइब। फिर दूसरी तरीके से इस तरह से भी आया है कि सतत विकास की अवधारणा को विस्तार से समझाइए। भारतीय उच्च न्यायालय ने इसे भारत में लागू करने में क्या भूमिका निभाई है, विवेचना कीजिए। Explain in detail the concept of sustainable development. What role has Indian Supreme Court played in marking it applicable in India? डिस्कस कीजिए। ठीक है, पढ़ते हैं सतत विकास को कि सतत विकास क्या है, इसका क्या अर्थ है और ये पर्यावरण में किस तरह से काम करता है। सतत विकास, मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास का तात्पर्य ऐसे विकास से है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार की जाए कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह विकास एक संतुलित दृष्टिकोण है जिसमें आर्थिक प्रगति, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण तीनों का संबंध, यानी कि तीनों चीजें शामिल हैं, तीनों का समावेश है। ठीक है, जो सतत विकास है इसका मतलब है कि जो वर्तमान पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति इस अनुसार की जाए या इस आधार से की जाए या फिर इस तरह से की जाए कि जो भविष्य की पीढ़ी है उस पर कोई भी प्रतिकूल, कोई भी गलत प्रभाव न पड़े। ठीक है, पर्यावरण से संबंध, रिलेशन विद एनवायरमेंट, किसका, सतत विकास का। पहला पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वन, भूमि और खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग करना है। यदि इनका अत्यधिक दोहन किया जाएगा, यानी कि जरूरत से ज़्यादा इनका यूज़ किया जाएगा, इनका इस्तेमाल किया जाएगा, तो भविष्य में इनकी कमी हो जाएगी जिससे मानव जीवन और विकास दोनों प्रभावित होंगे। जैसे कि वन है, वहाँ से अननेसेसरी लकड़ियाँ काटी जा रही हैं। जल है, उसको अननेसेसरी जरूरत से ज़्यादा बहाया जा रहा है, बेकार किया जा रहा है, गंदा किया जा रहा है। भूमि है, भूमि को दूषित किया जा रहा है। कुछ खनिज पदार्थ हैं वो नष्ट किए जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो इन चीज़ों की तो कमी हो जाएगी और आने वाली जो पीढ़ी है वो इससे प्रभावित होगी। तो वर्तमान और भविष्य के लिए ये ठीक नहीं है। ठीक है, बहुत ही साधारण शब्दों में आप समझ सकते हो कि अगर अननेसेसरी चीज़ों का इनका यूज़ किया जाएगा और इनको खराब किया जाएगा तो आने वाली पीढ़ी इससे प्रभावित होगी, इनसे इन चीज़ों की कमी भी होगी। अगर जल दूषित होगा, आपको पता है आज वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा लोग आरओ का पानी पीते हैं, सबसे ज़्यादा। आजकल ये मटके का पानी या फिर नल का पानी तो लोग पीना पसंद ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि जल बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है, वनों की कटाई अत्यधिक हो रही है जिससे जो पेड़ पौधे हैं उनकी कमी हो रही है। जो भूमि है उसमें अननेसेसरी दवाइयों का यूज़ किया जा रहा है। जो सब्जियां आती हैं मार्केट से, फल आते हैं, उन सब में दवाइयों का यूज़ किया जा रहा है जिससे क्या हो रहा है, लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। हो रही है ना ये सारी चीज़ें, तो यही। ठीक है, आप इसे अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बस शब्दों को लीगल यूज करना। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, जल, वन, भूमि, पानी मत लिखना, जल लिखना, इस तरह से। ठीक है, फिर है इसके बाद आगे पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। पारिस्थितिक संतुलन का अर्थ है प्रकृति के सभी जैविक मतलब जीव जंतु, पौधे, सूक्ष्म जीव और अजैविक जल, वायु, भूमि, तापमान आदि घटकों के बीच संतुलन एवं सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रहना। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण पर निर्भर होता है और साथ ही पर्यावरण को प्रभावित करता है। जब यह संतुलन बना रहता है तो प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग होता है। यह खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन सुचारू रूप से चलती है और जैव विविधता सुरक्षित रहती है। अगर सारी चीजें मेंटेन होकर रहेंगी, सारी चीजें अच्छे से सुचारू रूप से चलती रहेंगी तो सब कुछ संतुलन में रहेगा। सतत विकास इस संतुलन को बनाए रखने पर जोर देता है ताकि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन सुरक्षित रहें। यदि यह संतुलन बिगड़ता है तो पर्यावरणीय समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रजातियों का लुप्त होना और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ने लगती हैं। इसलिए पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना पर्यावरण संरक्षण और मानव जीवन दोनों के लिए ही अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है प्रदूषण में कमी। सतत विकास का उद्देश्य ऐसा विकास करना है जिसमें पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। इसके अंतर्गत स्वच्छ तकनीकों का उपयोग, जैसे कचरे का उचित प्रबंध, जो कचरा है जैसे कि सूखा कचरा अलग डालना चाहिए, गीला कचरा अलग डालना चाहिए, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग और प्रदूषण नियंत्रण उपाय अपनाए जाते हैं। इससे वायु, जल और भूमि प्रदूषण कम होता है तथा पर्यावरण सुरक्षित और संतुलित बना रहता है। ठीक है, फिर है इसके बाद भविष्य की पीढ़ियों के
अधिकारों की रक्षा करना, जो भविष्य की पीढ़ी है उनके अधिकारों की रक्षा करना। सतत विकास यह सुनिश्चित करता है, वो यह बताता है कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्राकृतिक संसाधनों का सामान्य लाभ, मतलब कि सामान्य लाभ, आप यहाँ पे सामान्य लिख लेना, सामान्य लाभ मिल सके। इसे पीढ़ीगत सामान्यता, इंटरजनरेशनल इंक्वायरी कहा जाता है। ठीक है, आने वाली जनरेशन के लिए वर्तमान में पर्यावरण को सुरक्षित रखना, यह है सतत विकास का उद्देश्य। सतत विकास की अवधारणा और सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका, यह हेडिंग है। ठीक है, सतत विकास का अर्थ है वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करना बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए। यह आर्थिक विकास, सामाजिक सामान्यता और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाता है। 1987 की ब्रूडलैंड रिपोर्ट ने इसे लोकप्रिय बनाया, जबकि भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, जिसके अंदर हमें पर्यावरण का अधिकार है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी फैक्ट्री हमारे पर्यावरण को दूषित करती है तो हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, के अंतर्गत इसे मौलिक अधिकार मानकर बेल्लोर सिटीजन फोरम 1996 जैसे मामलों के माध्यम से ये ऐतिहासिक हो गया, यहाँ पे ऐतिहासिक, सतर्क और प्रदूषण भुगतान सिद्धांतों को लागू किया। ठीक है, फिर है इसके बाद भारत में संवैधानिक आधार, ये आर्टिकल जरूर याद रखना, जो भारत का संविधान है उसमें इन आर्टिकलों में पर्यावरण को डिफाइन किया गया है। अनुच्छेद 21 आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ चुके हो, जीवन के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण शामिल है। फिर अनुच्छेद 48A, आर्टिकल 48A, जिसमें कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा करे, और ये बताया गया है आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये बताया गया है जो हमारा भारत का संविधान है उसके पार्ट 4 में। चैप्टर है टोटल, इसमें जो संविधान है उसमें टोटल 22 चैप्टर हैं और सीक्वेंस में गिनेंगे हम तो 25 चैप्टर हैं। तो उसके चैप्टर 3 में जो मौलिक अधिकार बताए गए हैं उसमें है आर्टिकल 21, और जो DPSP बताए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व उसमें है आर्टिकल 48A, और जो मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं जिसमें 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं वो है आर्टिकल 51A, ये एक अलग आर्टिकल है। ठीक है, तो ये 3 पार्टों से 3 आर्टिकल हैं, याद रखना इनको। अगर आप चाहो तो ये भी आप डिफाइन कर सकते हो कि ये बताया गया है मौलिक अधिकारों में, ये बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ये बताया गया है मूल कर्तव्य में। ठीक है, ये सारी चीजें आप डिफाइन कर सकते हो। फिर है इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका, जो सुप्रीम कोर्ट है उसका रोल। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सतत विकास को लागू करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसे कानून का हिस्सा बना दिया। जैसे MC मेहता का केस है, ये जो MC मेहता के केस है ना, इनको अभी से अच्छे से याद रखो, यानी कि आपको ये आगे भी एग्जाम में काम आएंगे, आगे भी जो सेमेस्टर होंगे उसमें भी ये MC मेहता के केस आएंगे, तो इन केसों पे अपनी अच्छी पकड़ बना के रखना। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मामला है जो दिल्ली स्थित श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर उद्योग से ओलंपिक गैस रिसाव से संबंधित था। इस दुर्घटना में कई लोग प्रभावित हुए, जिसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता MC मेहता ने जनहित याचिका दायर की। जो MC मेहता थे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें इन्होंने जो ये कंपनी थी उसको चैलेंज किया। इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ण दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। न्यायालय ने कहा कि जो उद्योग खतरनाक या जोखिमपूर्ण गतिविधि करते हैं वे किसी भी प्रकार की दुर्घटना से होने वाले नुकसान के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे, चाहे उन्होंने कोई लापरवाही की हो या नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इस केस में कहा कि जो उद्योग है, कोई भी उद्योग है, अगर वो कोई ऐसा खतरनाक या जोखिमपूर्ण गतिविधि करता है, कोई ऐसा काम करता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी कि वो उस नुकसान की भरपाई करे। अब चाहे उन्होंने कोई लापरवाही की हो उसमें या नहीं की हो, उन्हें उनका पूरा दायित्व है कि वो उसकी भरपाई करेंगे। ठीक है, तो पूर्ण दायित्व का सिद्धांत दिया था इस केस में, किसने? MC मेहता बनाम भारतम। ठीक है, 1987 का ये केस है जिसमें पूर्ण दायित्व का सिद्धांत दिया था, और ये श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर और एक उद्योग था जिससे रिलेटेड केस किया गया था, मतलब जिस पर केस किया गया था, इस उद्योग पे केस किया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद एक दूसरा केस है वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ, 1996 का ये केस है। ठीक है, यह मामला तमिलनाडु के वेल्लोर क्षेत्र में चमड़ा उद्योगों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण से संबंधित था।
इन उद्योगों से निकलने वाला रासायनिक अपशिष्ट के कारण जल भूमि प्रदूषण गंभीर रूप से बढ़ रहा था, जिससे लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ण सावधानी सिद्धांत लागू किया था इस केस में। वेल और सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ और प्रदूषण भुगतान सिद्धांत को भारतीय कानून का अभिन्न हिस्सा माना। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सतत विकास भारत के पर्यावरण कानून का एक अनिवार्य तत्व है। ठीक है, इस केस में एक सिद्धांत लागू किया था कि पूर्ण सावधानी सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान। अगर कोई भी किसी को नुकसान होता है तो आपको कंपनसेशन भी देना पड़ सकता है। ठीक है, 1996 का ये केस है। एक तीसरा केस इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन बनाम भारत संघ, 1996 का ये केस है। यह मामला राजस्थान के भिचड़ी गांव में रासायनिक उद्योगों द्वारा फैलाए गए गंभीर प्रदूषण से संबंधित था। राजस्थान में गांव था भिचड़ी, उससे संबंधित था ये केस। इन उद्योगों ने विषैले रसायनों और अपशिष्ट पदार्थों को भूमि और जल में छोड़ दिया। ऊपर वाला जो वेलोर वाला केस था वो भी इसी से संबंधित था कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं और जो रसायन हैं उनको भूमि और जल में छोड़ दिया जाता था, जिससे क्या होता था, पर्यावरण और स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर अत्यंत हानिकारक प्रभाव पड़ा। इस मामले में जो कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रदूषण भुगतान सिद्धांत, जो कोर्ट है न्यायालय ने प्रदूषण भुगतान को सख्ती से लागू किया, एक सिद्धांत दिया। यह आदेश दिया कि जो उद्योग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें केवल प्रदूषण रोकना होगा, बल्कि प्रदूषण के साथ साथ उन्हें क्षतिपूर्ति भी देनी होगी। जो भी वो नुकसान करेंगे उसके लिए उन्हें कंपनसेशन देना होगा। ठीक है, फिर है इसके बाद न्यायालय द्वारा विकसित सिद्धांत। पूर्ण दायित्व का सिद्धांत दिया था, किसमें दिया था, एमसी मेहता के केस में। पूर्ण सावधानी का सिद्धांत दिया था, किसमें दिया था, वेल्लोर वाले केस में। और पूर्ण भुगतान सिद्धांत दिया था किसमें, जो अभी पढ़ा है हमने, इंडियन वाला केस, उसमें। फिर सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत, ये किसमें दिया था, इसको कट कर देना। ठीक है, ये 3 सिद्धांत याद रखना, ये 3 सिद्धांत दिए थे 3 केसों में। तीनों केसों के नाम याद रखना, उनकी ईयर याद रखना। ठीक है, फिर है इसका निष्कर्ष। सतत विकास एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करती है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से इसे भारत में प्रभावी रूप से लागू किया और इसे जीवन के आधार का अभिन्न अंग बना दिया। ठीक है, छोटा सा निष्कर्ष है, आप अपने शब्दों में इसको कितना भी बड़ा लिख सकते हो। पूरे केस में आपने बहुत सारी चीज़ पढ़ी, 3 केसों के आप नाम दे सकते हो, तीनों केसों में क्या कहा गया, ये सारी चीज़ आप इसके निष्कर्ष में बता सकते हो। ऊपर अपनी छोटा सा संक्षेप में आप बता सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। जो हेडिंग्स हैं उन हेडिंग्स को एक्सप्लेन कर सकते हो निष्कर्ष में। चलो फिर आते हैं हम इसके कीवर्ड्स पर, जिसमें हमें सबसे पहले बताना है सतत विकास का अर्थ, कि सतत विकास का अर्थ क्या है। जो वर्तमान आवश्यकताएं हैं उनको इस तरह से पूरा किया जाएगा कि जो भविष्य की पीढ़ियां हैं, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उसके लिए कोई भी प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर ना पड़े, उस जनरेशन पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, यानी कि कोई भी गलत प्रभाव उन पर ना पड़े। संतुलित विकास, पर्यावरण का संतुलित विकास करना, आर्थिक व सामाजिक और प्लस पर्यावरण, इन सबका सामंजस्य है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण विकास, ये सारी चीज़ें आती हैं सतत विकास के अंदर। फिर आते हैं इसके बाद हम पर्यावरण से संबंध, जो रिलेशन है पर्यावरण से किसका, सतत विकास का। प्राकृतिक संसाधन पढ़े थे हमने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जैसे जल है, वन है, भूमि है, खनिज है, इन सब का इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो लोग हैं, उनको कोई भी नुकसान न पहुंचे। ठीक है, जल वन भूमि बचाओ। फिर है इसके बाद पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, जैसे जैविक अजैविक खाद्य श्रृंखला जैव संतुलन बनाए रखना। ठीक है, फिर प्रदूषण में कमी, स्वच्छ तकनीक, कचरा प्रबंध, कचरे का प्रबंध करो, नवीनीकरण ऊर्जा, वायु जल भूमि की सुरक्षा की जाए। फिर इसके बाद भविष्य की पीढ़ियों के लिए के अधिकार, पीढ़ीगत सामान्यता, जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी सामान्य रूप से ही देखा जाएगा। संसाधनों का अधिकार, जो भी सारे संसाधन हैं आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो यूजफुल होने चाहिए। संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण करना सतत विकास का मुख्य उद्देश्य है। सतत विकास की अवधारणा, संतुलित विकास करना, यानी कि सारी चीज़ों को एक संतुलित रूप में चलाना, यह है इसकी अवधारणा। फिर है संवैधानिक आधार। संवैधानिक आधार में ये आर्टिकल्स हैं, इन तीनों आर्टिकल्स को याद रखना, कौन सा आर्टिकल कहाँ से लिया गया है, किस आर्टिकल का क्या मतलब है, ये लिखना, हाईलाइट करना, अच्छे से लिखना। ठीक है, जो आर्टिकल 21 है पार्ट 3 में है संविधान के, आर्टिकल 48A है, ये पार्ट 4 में है संविधान के, ये अनुच्छेद 51 है, 51 क्लॉज G है, पर्यावरण की
रक्षा करे, पर्यावरण को दूषित ना करे। इसमें राज्य का कर्तव्य है कि राज्य इस बात का ध्यान रखे कि पर्यावरण प्रदूषित न हो। और जो आर्टिकल 21 है इसमें हमें जीवन के रूप में मिला है पर्यावरण, यानी कि जीवन जीने का अधिकार है, तो उसमें स्वच्छ पर्यावरण का भी अधिकार है। और अगर कोई भी उद्योग है, कोई भी फैक्ट्री है, पर्यावरण को दूषित करती है, कोई भी व्यक्ति है, तो उसके खिलाफ केस किया जा सकता है। ठीक है, ये 3 आर्टिकल हैं। फिर है इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका, जिसमें 3 केस थे। एक MC मेहता का केस था, एक वेल्लोर केस था और एक था इंडियन काउंसिलिंग वाला केस। ठीक है, इसमें ओलंपिक गैस से संबंधित था ये, और ये वाला था प्रदूषण से संबंधित, और तीसरा वाला भी रासायनिक प्रदूषण से संबंधित। और इसमें क्या क्या वो दिए गए हैं दायित्व कि क्या क्या करेगी कंपनी, वो बताने। जैसे पूर्ण दायित्व का सिद्धांत दिया गया था MC मेहता के केस में, पूर्ण सावधानी का सिद्धांत दिया गया था वेल्लोर वाले केस में, और इसी में प्रदूषण भुगतान के बारे में बताया गया था, और इंडियन काउंसिलिंग में प्रदूषण भुगतान के बारे में कहा गया था। ठीक है, और ये है इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2 पर्यावरण का।